Are we live? Hello everyone, a very good evening to all of you and warm welcome to Infinity Learn NEET by श्री चैतन्य। बच्चे, मैं बीना यादव योर बॉटनी फैकल्टी, स्वागत है आप सारे बच्चों का एक नई सीरीज में जो 11th क्लास की सीरीज है जिसका नाम है प्रारंभ। प्रारंभ हमने कर दिया है नीट की तैयारी को, क्योंकि नीट जो आप सपना लेकर के आपने 11th क्लास में बायोलॉजी सब्जेक्ट को चूज किया है, वही सपना हम यहाँ पे पूरा करेंगे। तो YouTube के ऊपर आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस होंगी बच्चे। 11th की एंड 12th की दोनों सीरीज आपकी चल रही है। 12th की सीरीज आपकी धैर्य सीरीज है जिसमें हमने मॉर्निंग में क्लास ली है। 11th के लिए भी है प्रारंभ। तो हम प्रारंभ कर चुके हैं, हम शुरुआत कर चुके हैं सबसे पहले चैप्टर की, विच इज लिविंग वर्ल्ड। एकदम छोटा सा चैप्टर है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। एक क्वेश्चन यहाँ से आपका जरूर आ जाता है। और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम वही टॉपिक करने वाले हैं जिसपे इस पर्टिकुलर चैप्टर से आपका क्वेश्चन आता है। सो देखिए कौन कौन से बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वी हैव ज्योति तिवारी, गुड इवनिंग बेटा। वी हैव न्यूटन बाबा, वी हैव वीवी कुमारी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। जिस बच्चे ने कल की क्लास नहीं देखी है बच्चे, मेक श्योर आप लास्ट क्लास को जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको कंप्लीट चैप्टर पढ़ाने वाली हूं। एक दिन में उतना ही आपको समझाया जाएगा जिसको कि आप ग्रेस्प कर सको, जिसको कि आप समझ सको। आपको सिर्फ सुनना नहीं, आपको अंडरस्टैंड करना है, पूरे टॉपिक को समझना है, अच्छे से क्वेश्चन सोल्व करने हैं उसको। तो एवरीथिंग वी विल कवर इन दिस पर्टिकुलर सेशन ओनली। मैं आपको पढ़ाऊंगी भी, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो भी आपको आइडिया लग जाएगा विद इन दिस सेशन इटसेल्फ। ऑलराइट बच्चा पार्टी, ए वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो बच्चे, कोई भी सेशन में आप आते हो तो अटेंडेंस अपनी जरूर मार्क किया करो, सेशन को लाइक कर दिया करो एक्सक्यूज मी, और आपके जितने भी ग्रुप्स हैं उस सब में उसको जरूर शेयर कर दिया करो, ताकि बाकी सब बच्चों को भी समझ में आए कितनी क्वालिटी एजुकेशन हमारी इन्फिनिटी लर्न नीट के ऊपर हमें मिल रही है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन। चीज मैं आपको पहले ही बता दूं बच्चों, जो भी आपकी पढ़ाई यहाँ पे होने वाली है वो एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई होगी, क्योंकि एग्जाम भी आपका एनसीईआरटी बेस्ड ही पेपर आता है। लास्ट के 3-4 साल का पेपर उठा के देखो, डायरेक्ट क्वेश्चंस का अमाउंट बहुत ज्यादा हो चुका है फ्रॉम योर एनसीईआरटी। तो आपका इस साल भी सेम ही हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि एनसीईआरटी बेस्ड ही आपका पेपर आने वाला है। तो बच्चे, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर लिविंग वर्ल्ड लेक्चर नंबर 2। शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। कल की क्लास में मैंने आपको समझा दिया था स्टार्टिंग लिविंग वर्ल्ड के बारे में। लाइफ क्या होती है हमने समझा था कि जितने भी फीचर्स हैं ऑर्गेनिज्म के, वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंड डिफाइनिंग फीचर, दो में आप उसको डिवाइड कर सकते हो। कौन कौन से फीचर को आप डिफाइनिंग फीचर कहेंगे, किस फीचर को आप कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहेंगे, हम उसकी बात कर चुके हैं कल की कक्षा में। आज हम आगे बढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है दैट इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो बच्चे, लिविंग वर्ल्ड की डाइवर्सिटी को आप बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। व्हाट डू आई मीन बाय बायोडाइवर्सिटी? क्या मतलब होता है बच्चे बायोडाइवर्सिटी का? तो बायो मीन्स आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड डाइवर्सिटी मीन्स द डिफरेंट काइंड्स। तो कितने नंबर एंड कितने अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, उसको आप बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। आप अपने सराउंडिंग में भी देखिए, अपने सराउंडिंग में देखने पे आपको महसूस होगा कि कितने अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म भी है लिविंग बीइंग के अंदर। हम ह्यूमन तो है ही, हमारे अलावा प्लांट्स भी कितने अलग वैरायटी में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल भी कितने अलग अलग वैरायटीज के होंगे, रेप्टाइल्स आपको कितने डिफरेंट वैरायटीज को देखने को मिलते हैं। सो एवरी काइंड ऑफ द ऑर्गेनिज्म, द नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, द टोटल नंबर एंड काइंड ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इसको आप कहते हैं जी बायोडाइवर्सिटी ऑफ अर्थ। उस अर्थ पे कितने अलग अलग टाइप के, अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। तो मैं आपको कुछ एक डाटा दिखाना चाहती हूँ बच्चे, ताकि आपके जहन में ये बात समझ में आ सके कि एक्चुअल में कितने अलग टाइप का, कितने अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म है, कितना ज्यादा डाटा भरा पड़ा है बच्चे। अगर मैं बात करूं IUCN के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू IUCN मेरे बच्चों, currently known and described species of all the organisms are
1.7 टू 1.8 मिलियन। आप सोचिए अब तक हम 1.7 से 1.8 मिलियन तक के ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहे हैं, इतना हम डिस्कवर कर चुके हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, बट ये तो वो है जो हम डिस्कवर कर चुके हैं। नवनीत यादव, हेलो बेटा, गुड इवनिंग, हाउ आर यू, वेलकम टू द क्लास। यस, 1.7 टू 1.8 मिलियन। मूविंग ऑन टू, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं अमंग द एनिमल्स एंड द प्लांट्स, तो एनिमल्स में 1.2 मिलियन एनिमल को हम अब तक डिस्कवर कर चुके हैं। मेजरली एनिमल के अंदर आपका फंजाई पाया जाता है। व्हाट अबाउट द प्लांट्स? प्लांट्स की अगर आप बात करेंगे तो 0.5 टू 0.6 मिलियन, 0.5 टू 0.6 मिलियन इतने ऑर्गेनिज्म को आप डिस्कवर कर चुके हैं। मेजरली प्लांट्स में वी हैव एंजियोस्पर्म्स जो कि आपके पाए जाते हैं। इसके अलावा बच्चों, एवरी ईयर अबाउट 15,000 न्यू ऑर्गेनिजम्स आर डिस्कवर्ड। साइंटिस्ट लगे हुए हैं बिल्कुल नए ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर करने में। मैं बता दूं आपको, अमेज़न रेन फॉरेस्ट में अभी भी इतने सारे प्लांट्स हैं, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं विच आर वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड, विच आर येट टू बी डिस्कवर्ड। अभी तक हम उसका पता नहीं लगा पाए हैं। तो साइंटिस्ट जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करने में। तो हर साल नियरली 15,000 नए ऑर्गेनिज्म आपके डिस्कवर हो जाते हैं। थाउजेंड्स आर स्टिल अननोन एंड दे आर येट टू बी डिस्कवर्ड। बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी भी अननोन है, अभी भी हम उसको डिस्कवर कर रहे हैं। तो आप सोचिए, इतना 1.7 टू 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म वी हैव डिस्कवर्ड। तो प्रैक्टिकली मेरे बच्चों, इट इज इम्पॉसिबल टू स्टडी ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। आपको मैं कहूं कि आप इतने सारे ऑर्गेनिज्म का डाटा याद रखो, आपको पता होना चाहिए किस ऑर्गेनिज्म का क्या फंक्शन है, आपको पता होना चाहिए कि कहां पे इस ऑर्गेनिज्म का यूज आता है। तो बच्चे, क्या आप पता कर पाएंगे? द आंसर इज नो, बिकॉज डाटा इज सो ह्यूज। इतना ज्यादा ह्यूज डाटा है, उसको हम प्रोसेस नहीं कर सकते। तो 1.7 टू 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म के डाटा को प्रोसेस करने के लिए हमें कुछ ऐसे मेथड्स डेवलप करने पड़ेंगे ताकि ये सारा डाटा को हम समझ भी पाए, जब भी जरूरत इसकी लगे हम उसको कंपेयर भी कर पाए। तो इट इज डिफिकल्ट टू रिमेंबर देयर नेम्स, देयर कैरेक्टर्स एंड देयर यूज। तो साइंटिस्ट को यह समझ में आया कि भाई अगर मैं ऐसे ही इंडिविजुअल साइंटिस्ट याद करने बैठेगा तो ये तो बिल्कुल ही इम्प्रैक्टिकल सी चीज है। तो वी शुड डेवलप सर्टेन मेथड्स, सर्टेन टेक्निक्स जिसमें कि हम ये सारे डाटा को रख पाए। इसका बेनिफिट कहाँ होगा? जैसे ही कोई नए ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर करते हैं तो अगर आप कंपेयर करेंगे कि हाँ जी, इस कैटेगरी में मैं इसको रख सकता हूं, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल जो नया ऑर्गेनिज्म मैंने देखा उसके भी विंग्स हैं, लेट्स से, ठीक है, उसके भी विंग्स है। मैंने देखा पहले से मेरे पास जो 4 कैटेगरीज है, उस 4 कैटेगरीज में जो एक कैटेगरी ऐसे भी है जिसके विंग्स पाए जाते हैं, तो मैं उसमें उसको रख दूंगी। अब अगर विंग्स होंगे तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट उड़ने की क्षमता भी होगी। यस, तो इस तरीके पता लग जाएंगे अगर आप उसको क्लासिफाई करके एक ग्रुप में रख देंगे। तो सेम फंडामेंटल थिंग साइंटिस्ट को भी समझ में आ गया। जो बायोलॉजिस्ट थे, दे हैव डिवाइज्ड टेक्निक्स फॉर identification, naming and grouping of various organisms depending upon their extent of similarities and differences as per the certain rule। तो उनको समझ में आ गया कि हाँ जी, हमें क्लासिफाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करके उसकी नेमिंग करके ग्रुपिंग करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो इसी डायरेक्शन में टैक्सोनॉमी हमारे सामने आती है। बच्चे, कुछ भी डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछते हुए चलना साथ साथ में, ताकि मैं आपको एक एक चीज समझाते हुए चलूं। मैं बेसिक से शुरुआत कर रही हूं ताकि आप बच्चों को समझ में आए चीजें। 10th से जो बच्चा 11th में आता है उसको उतना अच्छे से समझ में नहीं आ पाती हैं चीजें, तो मैं बेसिक से इसीलिए शुरुआत कर रही हूं ताकि आप चीजों को मेरे साथ साथ में समझते हुए चलें। ऑलराइट एवरीवन? हाँ जी, ऑलराइट, डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। कुछ भी डाउट है तो प्लीज 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 मुझसे आप लोग पूछ लीजिए। तो इसी डायरेक्शन में हमने देखा टैक्सोनॉमी। व्हाट इज टैक्सोनॉमी?
Mohammad Parvez, hello beta, good evening. Taxonomy is the science of naming, defining and classifying groups of biological organisms on the basis of shared characteristics. तो टैक्सोनॉमी एक ऐसी साइंस है जिसके तहत हम सारे ऑर्गेनिजम्स की नेमिंग कर सकते हैं, उनको डिफाइन कर सकते हैं, उनको ग्रुप में क्लासिफाई करके हम रख सकते हैं। ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमी। तो जब बायोलॉजिस्ट को नीड ऑफ द आर्ट समझ में आई कि भाई हमें कुछ ना कुछ ऐसे मेथड्स तो डेवलप करने ही पड़ेंगे जिसके तहत हम सारे ऑर्गेनिजम्स को उसमें रख पाए। वीडियोस हेल्पफुल, जीशन खान, यस बेटा, यस यस मोहम्मद, मैं बहुत अच्छी बेटा, आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? सुपर्बली फाइन। चलिए, हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे टैक्सोनॉमी की। तो टैक्सोनॉमी में हम बच्चे, मैं अगर डिफरेंशिएट करूं बिटवीन द क्लासिकल टैक्सोनॉमी एंड योर मॉडर्न टैक्सोनॉमी, जो क्लासिकल टैक्सोनॉमी है उसके अंदर क्राइटेरियाज मेरे डिफरेंट हैं। ऑर्गेनिजम्स को मैं प्लेस करती हूं बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेबल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मैंने देखा एक्सटर्नल फीचर्स को, मैंने बस ये नोटिस किया कि प्लांट को मैं बाहर से देखूं तो उसके अंदर मुझे बार्क नजर आ रहा है फॉर एग्जांपल, तो मैं इसको एक सेपरेट कैटेगरी में रख देती हूँ। मैं बाहर से देखूं तो मुझे फ्लावर्स नजर आ रहे हैं तो मैं इसको एंजियोस्पर्म्स में रख देती हूँ। ठीक है, ममता माधुरी, वेरी गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग। तो मॉर्फोलॉजिकल मतलब बाहरी तौर से एक्सटर्नल फीचर्स आपने देखे बच्चों, और बेस्ड अपॉन दोज एक्सटर्नल फीचर्स आपने ग्रुप बना दिए। अब ग्रुप बनाना इज इंपॉर्टेंट, क्लासिफाई करना इज इंपॉर्टेंट, ये हम समझ गए। बट वो जो ग्रुपिंग हम कर रहे हैं, वो जो क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं, उसके वो हम किस बेस पे कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले क्लासिकल टेक्सोनॉमी हमारे सामने आया, हमने मेयरली मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे सारे ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप में रख दिया। देन मॉडर्न टेक्सोनॉमी केम इनटू द पिक्चर। मॉडर्न टेक्सोनॉमी ने कहा कि सिर्फ एक्सटर्नल फीचर से काम नहीं चलेगा, We should consider more characters, ताकि हमारी जो क्लासिफिकेशन है वो ज्यादा रिलायबल हो। इसीलिए मॉडर्न टेक्सोनॉमी में हमने एक्सटर्नल के साथ में इंटरनल स्ट्रक्चर को भी काउंट किया। एक्चुअल में अंदर से टिश्यूज कैसे हैं, टिश्यू में मेरा पेरेंट काइमा वहां पे इन्वॉल्व है या कोलन काइमा इन्वॉल्व है, कुछ ऐसी बातों को भी मद्देनजर रखा हुआ। जब बाहर से भी हमने देख लिया ऑर्गेनिज्म को, इंटरनल स्ट्रक्चर को भी हमने समझ लिया ऑर्गेनिज्म को, उसके सेल के स्ट्रक्चर को, डेवलपमेंट प्रोसेस को भी हमने क्राइटेरिया माना, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को भी हमने क्राइटेरिया माना। मतलब मॉडर्न टेक्सोनॉमी के अंदर, मॉडर्न टेक्सोनॉमी में जो क्राइटेरियाज थे टू पुट द ऑर्गेनिज्म इनटू एनी क्लास, दैट वर मोर स्क्रूटनी हमने ज्यादा करी। अखिल, हेलो बेटा, हेलो, हाउ आर यू? एनीवन कौन रिप्लाई करेगा? सिर्फ मैम ही रिप्लाई करेगी आपको। अखिल, मेरी क्लास में बच्चे सिर्फ पढ़ने आते हैं, है ना अखिल? तो हम आपस में बात करेंगे, बच्चे मुझसे, देयर इज दिस वन वे कम्युनिकेशन। बच्चे मुझसे, मैं मैम से, मैं बच्चों से, ठीक है अखिल? हाँ जी। तो हमने बात करी मेरे बच्चे की क्लासिकल टेक्सोनॉमी में सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बेस पे हमने डिफरेंशिएट किया, वेयरएज मॉडर्न में हमने मॉर्फोलॉजी के साथ में एनाटॉमी को भी काउंट कर लिया, सेल के स्ट्रक्चर को भी हमने देख लिया, डेवलपमेंटल प्रोसेस को भी हमने काउंट में ले लिया। तो आपकी एनसीईआरटी लिखती है मेरे बच्चों, कैरेक्टराइजेशन, identification, classification and nomenclature, they are the process that are basic to taxonomy. taxonomy के लिए जो basic process है वो characterization है। पहले कोई भी organism होगा आप उसको characterize करेंगे, आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे, देन आप उसको जो पहले से एग्जिस्टिंग ग्रुप है उसके अंदर क्लासिफाई करने की कोशिश करेंगे, एंड देन उसका आप नामकरण करेंगे, उसका आप नेमिंग प्रोसेस के तहत यू विल डू नॉमेनक्लेचर। राइट एवरीवन? मान लीजिए अखिल को कोई एक नया ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई हो गया, तो अखिल ने देखा इस ऑर्गेनिज्म को मैं देख पा रहा हूं, इस ऑर्गेनिज्म में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ये बहुत छोटा मुझे लग रहा है, प्लांट लाइक तो नहीं लग रहा, बट इसमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ये फोटोसिंथेसाइज कर पा रहा है, लेकिन इसमें तो रूट्स भी हैं, ये एक ही प्लेस पे फिक्स्ड भी है वहां पे, ठीक है? तो इसने सारे कैरेक्टर्स को देखा, देन मैच कराया कि हाँ जी मैं मैच कराऊं तो ये कहीं ना कहीं प्लांटी में ही आ जाएगा,
Although it might be a primitive type of plant, ये primitive हो सकता है क्योंकि ये fixed नहीं है उस particular position के ऊपर जहां पे कि roots उसको encouragement provide करती है. So that's how we classify all the organism. ठीक है न्यूटन? That's how we classify all the organisms. So moving ahead to your systematics, taxonomy से भी ज्यादा advanced अगर मैं बात करूं तो वो systematics हो गया, वो आपका सिस्टमैटिक्स हो जाता है. तो मेरे बच्चे समझ लेते हैं सिस्टमैटिक्स क्या होता है. लैटिन वर्ड सिस्टमा, इसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना. हमें क्लासिफाई करना जरूरी है. टेक्सोनॉमी को हमने समझ लिया. टेक्सोनॉमी में अगर मैं फाइलोजेनी को ऐड कर दूं, दैट वुड बी माय सिस्टमैटिक्स. That would be my systematics. First used by Carolus Linnaeus in his book Systema Naturae नाम की किताब में सबसे पहले कार्लस लिनायस साहब ने जिक्र किया systematics का. ठीक है बच्चे, इन्होंने कहा कि आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये तीन बातें तो आप टेक्सोनॉमी में भी पढ़ रहे हो, बट along with that there should be रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म. फाइलोजेनी को भी आपको काउंट करना चाहिए, तभी होगा आपका बेहतर क्लासिफिकेशन. तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या मैं लिख सकती हूं दैट सिस्टमैटिक्स इज टेक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी. इट इज टेक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी. Can I write that? बताओ मेरे को चैट बॉक्स में सारे बच्चे. यस. तो आइडेंटिफिकेशन करना, नॉमेनक्लेचर करना, क्लासिफिकेशन करना, ये तो हमने टेक्सोनॉमी में भी देखा था. वी वर डूइंग द सेम थिंग. टेक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी, स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी स्टडी, रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म को फाइंड आउट करना वुड बी योर फाइलोजेनी. तो उसको भी अगर मैं काउंट में ले लूं तो जो मेरा क्लासिफिकेशन सिस्टम होगा दैट विल बी मोर रिलायबल, वो ज्यादा रिलायबल हो जाएगा. एम आई क्लियर टू ऑल माई बच्चाज आउट देयर? एम आई क्लियर टू ऑल माई बच्चाज आउट देयर? क्योंकि मुझे पता है समझ में तो आपको आ रहा है अच्छे से, है ना. यस, चला जाए आगे. चलिए, तो बच्चे कैरेक्टराइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड द डिफरेंसेस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म. क्या सिमिलैरिटीज है आपस में, क्या डिफरेंसेस है, उसके बेसिस पे ही आप कैरेक्टराइज कर रहे होते हो. मूविंग अहेड टू द नॉमेनक्लेचर. What is nomenclature? Nomenclature is the correct naming of the individual. अब आप समझिए, पहले के टाइम में ना सिर्फ लोकल नेम्स थे विच इज कॉल्ड एज वर्नाकुलर नेम्स. इससे क्या प्रॉब्लम सामने आई? मान लीजिए न्यूटन ने एक डिस्कवरी करी, न्यूटन बाबा जो मेरी क्लास का बच्चा है, इसने एक डिस्कवरी करी एंड इसने देखा कि एक प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस के साथ में नाइट्रोजन को भी फिक्स कर रहा है. ठीक है, लेकिन ये जहां पे रहते हैं वहां पे कॉमनली इन्होंने उस प्लांट को बोल दिया कि भाई हमारे यहाँ पे तो चौलाई का प्लांट बोलते हैं इसको, फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, लेकिन अखिल ने भी सेम डिस्कवरी करी. उन्होंने भी एक प्लांट को चूज किया, यही डिस्कवर किया कि वो फोटोसिंथेसिस के साथ में नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है, लेकिन इनके नहीं चना बोल देते हैं. इन्होंने कहा मेरी डिस्कवरी सही है. हो गया प्रॉब्लम. Why? Because of vernacular names, because of local names. तो भाई एक साइंटिफिक नेम जरूर होने चाहिए ताकि जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हो. राइजोबियम के नाम से ही न्यूटन उसको पहचाने, लेग्यूमिनोसरम. अखिल भी राइजोबियम के नाम से ही उसको पहचाने. चौलाई और चना का कॉन्सेप्ट बिल्कुल खत्म कर दिया. तो वर्नाकुलर नेम्स मतलब लोकल नेम्स, उस एरिया में बुलाए जाने वाली चीजों को आप वर्नाकुलर या लोकल नेम से जानते हैं. दीज लोकल नेम्स वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. जैसे न्यूटन के जगह पे उसको कुछ और बुला रहे हैं, अखिल की जगह पे हैं. So there was a need to standardize the नेमिंग को स्टैंडर्ड करने की बहुत रिक्वायरमेंट थी ताकि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को एक ही नाम से वर्ल्ड वाइड जाना जाए. तो कोई भी अगर डिस्कवरी हो, कोई भी नई चीज हमारे सामने आए, तो हम उस स्पेसिफिक उस पर्टिकुलर नेम के बेसिस पे ही उस डिस्कवरी को समझे, उस डिस्कवरी को हम पहचाने. एम आई क्लियर? व्हाई देयर इज नीड ऑफ साइंटिफिक नेमिंग?
तो वर्नाकुलर नेम से जो प्रॉब्लम्स इजाद हुई उसको कम करने के लिए साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम हमारे सामने आया। कुछ रूल्स बना दिए गए, कुछ रूल्स, ताकि आपको जो साइंटिफिक नेमिंग आपने करनी है कुछ रूल्स के तहत करी जाएगी। अब भाई इनिशियली आपने देखा कि कहीं पे चौलाई, कहीं पे चना, कहीं पे कुछ और बुला रहे हैं आप, तो अब सबको सिंक में कर, तो सबको सिंक में करने के लिए कुछ रूल्स एंड रिकमेंडेशंस दी गई फॉर नॉमेनक्लेचर। साइंटिस्ट ने कहा कि हम बॉटेनिकल नेम्स के लिए कुछ अलग संस्थान को बना देते हैं, एनिमल के नेम के लिए कुछ अलग संस्थान बना रहे हैं, बैक्टीरिया के लिए कुछ अलग है, वायरसेस के लिए कुछ अलग है। अब इस संस्थान की जिम्मेदारी है जितने भी प्लांट्स आज तक डिस्कवर हुए सारे प्लांट्स का एक साइंटिफिक नेम लगा देना, ताकि आगे कोई भी पेपर पब्लिश हो, आगे कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन सर्कुलेट हो दैट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ दैट साइंटिफिक नेम ओनली, ताकि जो क्लैश हो रहे थे उसको हम मिनिमाइज कर सकें। करेक्ट बात है। तो जो संस्थान इन्होंने डिस्कवर करे, जो संस्थान इन्होंने बनाए, उसके बारे में पहले हम समझ लेते हैं। पहला संस्थान बच्चे आईसीबीएन। क्वेश्चन कहां से आएगा? क्वेश्चन टाइम। क्वेश्चन बच्चे आपसे आईसीबीएन का फुल फॉर्म पूछ सकता है एग्जामिनर? जी हाँ, बिल्कुल पूछ सकता है। आपसे बोल देगा एग्जामिनर कि आईसीबीएन को आप पूरा आप बताओ आईसीबीएन इज एब्रिवेटेड फॉर व्हाट, ये पूछ लेगा आपसे। तो सारे बच्चे मेरे को चैट बॉक्स में लिख दो, आईसीबीएन इज इंटरनेशनल कोड फॉर botanical nomenclature. Everyone in the chat box right now, this is international code for botanical nomenclature. Second, I am having ICZN, which is international code for zoological nomenclature. Everyone in the chat box, ICBN का फुल फॉर्म लिखो सारे बच्चे, ICZN का फुल फॉर्म लिखेंगे सारे बच्चे, ICNB इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। Then we have ICNCP International Code of Nomenclature for Cultivated Plants. Then we have ICVCN International Code of Virus Classification and Nomenclature. तो ये सारे संस्थान की जिम्मेदारी दे दी कि भाई आप अब अपने अपने डिपार्टमेंट को संभालिए, आप सारे ऑर्गेनिजम्स के साइंटिफिक नेम इजाद कीजिए। अब इसके बाद जो भी डिस्कवरी होगी, इसके बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, दैट वुड बी बेस्ड अपॉन दोज साइंटिफिक नेम। उसके अलावा हम कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो साइंटिफिक नेम्स एंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। जो क्लैश हो रहे थे ड्यू टू वर्नाकुलर नेम्स, वो सारे के सारे क्लैश जो है बच्चे वो इरेडिकेट हो गए, वो सारे क्लैश जो है वो इरेडिकेट हो गए। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड एनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव एट द सेम नेम, ताकि सेम नेम पे ही वो रजिस्टर करे, है ना। राइजोबियम लेगमिनोसिरम एक ही नाम है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पटना में उसको कुछ और बुला देंगे, साउथ इंडिया में उसको कुछ और बुला देंगे, नॉर्थ इंडियंस कुछ और उसको बुलाएंगे। द नेम इज राइजोबियम लेगमिनोसिरम ओनली। ऑलराइट, दे आल्सो एंश्योर दैट सच अ नेम हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर नॉन ऑर्गेनिज्म। सिर्फ और सिर्फ उसी ऑर्गेनिज्म के लिए उस नेम को यूज किया जाए। तो क्या रूल्स एंड रिकमेंडेशंस हमारे सामने आई बच्चों? यूनिवर्सल रूल्स framed under codes of ICBN, ICZN। कोई भी ऑर्गेनिज्म के नाम को साइंटिफिक नेम में कन्वर्ट करने के लिए इन कुछ रूल्स को फॉलो किया गया। अच्छा, इनिशियली हमारे सामने ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर आए, है ना, उसके बाद बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर आया, तब जाकर के वही आपका एक्सेप्ट हुआ। आदित्य क्या कह रहा है? आदित्य, हाँ, कम टाइम मिला पढ़ने के लिए तो हमें 7 मई को एग्जाम देने जाना चाहिए। आदित्य कुमार बेटा, आप टाइम मिला पढ़ने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप एग्जाम देने जरूर जाए। इस टाइम पे बैठ के आप हताश बिल्कुल भी नहीं होए, बिल्कुल हताश मत होइए। ये मत सोचिए कि बाकी बच्चों से कुछ कमी है मेरे अंदर, है ना। आपने पहले भी पढ़ाई करी हुई है आदित्य कुमार, ये फर्स्ट टाइम आप एग्जाम नहीं दे रहे हो, तो यू आर एक्सपीरियंस्ड वन। पहली चीज, बहुत सारे बच्चों से आप एक्सपीरियंस्ड हो, आपको उस एग्जाम टेम्परामेंट को हैंडल करना आता है बहुत अच्छे से। दूसरी चीज, अपने अंदर कॉन्फिडेंस को जगा के रखे दैट आई कैन डू इट,
कोई बात नहीं, सबके सबके लाइफ में ना मुसीबतें आती हैं, बिना मुसीबतों के तो लाइफ कुछ होगा ही नहीं, है ना। लाइफ तो आपका पूरा ग्राफ होता है, ऊपर नीचे वाला पूरा ECG वाला ग्राफ होता है, तो वो ग्राफ होना बहुत जरूरी है। मुसीबतों के साथ में अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो तभी आप बादशाह कहलाते हो। तो आदित्य कुमार बिल्कुल घबराना नहीं है, जरूर जाएं, अपने दिल की सुने, एग्जाम आप जरूर जरूर अटेम्प्ट करके आए, कम टाइम भी दिया है, कोई बात नहीं है। जब आप अच्छे ब्रेन से जाते हो ना, आपने भी खुद ही महसूस करी होगी कोई भी क्वेश्चन पेपर देते टाइम पे, कि अगर आप बेकार मूड में हो तो उस टाइम रिसेंट जो पढ़ा हुआ है वो भी आपको याद नहीं रहता। बट अगर आप बहुत अच्छे मूड में गए हो, आप कॉन्फिडेंट हो, अपने ऊपर जज्बा लेकर के आप गए हो, तो बहुत 2-3 साल पहले पढ़ी हुई चीजें भी आपको याद आना शुरू हो जाती है। अच्छा, मैंने राइजोबियम कहीं तो पढ़ा था, अच्छा जी उसमें तो हेटेरोसिस्ट होता है, नहीं होता है, नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है, नहीं कर रहा होता। तो अगर आपका मूड अच्छा है, आपका दिमाग अच्छी डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो आप पुराना भी बहुत कुछ आपको याद आता चला जाएगा। ठीक है, तो आदित्य कुमार, यू शुड टेक दैट चांस, यू शुड डेफिनेटली गो टू योर एग्जामिनेशन सेंटर, राइट। चलिए, सुपर्ब। तो बच्चे हम बात कर रहे थे ICBN एंड ICZN ने कुछ रूल्स दिए ताकि आप किसी भी ऑर्गेनिज्म के नेम को साइंटिफिक नेम में कन्वर्ट कर पाए। वो क्या रूल्स थे? नंबर 1, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन लैंग्वेज एंड रिटन इन इटैलिक्स। जब आप लिखते हो तो इटैलिक्स की फॉर्म में आप उसको लिख देते हैं, इटैलिक्स में। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन। उस टाइम पे लैटिन लैंग्वेज ही ऐसी लैंग्वेज थी जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड थी, इसीलिए जितने भी आपके साइंटिफिक नेम है वो सबके सबको क्या तो हम लैटिन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देंगे, या जब आप लिख रहे होते हो तो उसको इटैलिक्स में लिख दो, जस्ट टू शो देयर ओरिजिन, दैट देयर ओरिजिन इज लैटिन लैंग्वेज। नंबर 2 रूल, the first word in a biological name represents the genus while the second component denotes the specific epithet। भाई मैंने आपको समझाया बच्चे कि हम बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की यहाँ पे। तो जो क्लासिफिकेशन है मेरे बच्चों, ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर यहाँ पे आ जाता है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म को जो नाम है उसको आप 2 शब्दों में डिफाइन करते हैं। मान लीजिए आई एम हैविंग न्यूटन बाबा का नाम, ठीक है, तो मैंने लिखा न्यूटन बाबा, इस बच्चे का नाम मैंने लिख दिया। ठीक है बच्चे, अब देखिएगा ये जो न्यूटन है दिस इज माय जीनस, ये जो बाबा है दिस इज माय स्पीसीज। ठीक बात है, तो 2 वर्ड्स में बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर हो गया ये। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस, ये मेरा जीनस हो गया। सेकंड कंपोनेंट इज योर स्पेसिफिक एपिथेट, ये मेरा स्पेसिफिक एपिथेट हो गया। चलते आगे, बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन, जब आप हाथ से लिख रहे हैं, दे आर सेपरेटली अंडरलाइन। मैंने अंडरलाइन किया ना, हैंड रिटन अगर होते हैं तो आप उसको सेपरेटली अंडरलाइन कर देते हैं, और अगर आप प्रिंट कर रहे हैं तो वो इटैलिक्स में प्रिंट आपके होकर के आते हैं। जब मैंने हाथ से लिखा मैंने सेपरेटली दोनों को अंडरलाइन किया। इटैलिक्स में प्रिंट करना चाहे अंडरलाइन करना, दोनों ही दर्शाते हैं कि लैटिन लैंग्वेज इज द मेन ओरिजिन, राइट। मूविंग ऑन टू द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। जीनस का ये फर्स्ट लेटर इज कैपिटल। Moving on to while the specific epithet starts with a small letter। तो आइडली ये जो नाम है ये इस तरीके से नहीं, ये लिखा जाना चाहिए कुछ इस तरीके से, न्यूटन जो कि जीनस है, बाबा जो कि स्पीसीज है, जो कि स्पीसीज है, राइट मेरे बच्चे। तो जो जीनस हो गया मेरे लाल, जीनस का फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, स्पेसिफिक एपिथेट का जिसको मैं स्पीसीज लिख रही हूं इसका फर्स्ट लेटर इज स्मॉल। दोनों को सेपरेटली मैंने अंडरलाइन भी कर दिया, क्योंकि मैंने हैंड रिटन लिखा है, दैट्स व्हाई मैंने अंडरलाइन कर दिया दोनों को सेपरेटली। एम आई क्लियर टू ऑल माय किड्स आउट देयर? Am I clear? It can be illustrated with the example of Mangifera indica। भाई एग्जाम में एग्जामिनर को एग्जाम्पल बेस्ड अगर क्वेश्चन पूछना है तो मैंजीफेरा इंडिका इज हिज टॉप चॉइस। मैंजीफेरा इंडिका मैंगो प्लांट, मैंगो प्लांट का साइंटिफिक नेम है मेरे बच्चों, देख लीजिए। मैंजीफेरा इज जीनस, इंडिका इज स्पीसीज। जीनस का पहला लेटर कैपिटल कर दिया है, स्पीसीज का पहला लेटर स्मॉल कर दिया है, इटैलिक्स में कर दिया है क्योंकि ये प्रिंट आउट है, दैट्स व्हाई इट इज इन इटैलिक्स। हैंड रिटन होता तो हम इसको सेपरेटली अंडरलाइन कर रहे होते। एम आई क्लियर टू ऑल माई किड्स आउट देयर?
एम आई क्लियर? इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस भी करेंगे बच्चों, ताकि आपको समझ में आए कि किस टाइप के क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। ऑलराइट, इसके अलावा अगर हम बात करें, समटाइम्स आपने मैंजीफेरा इंडिका के पीछे लिन भी लिखा दिखा होगा, है ना, वो किस लिए होता है तो समझ लेते हैं। नेम ऑफ द ऑथर, किस ऑथर ने फाइंड आउट किया है वो साइंटिफिक नेम appears after the specific epithet that is at the end of the biological name and is written in an abbreviated form. Mangifera indica Linn. Since it was discovered by your Carlos Linnaeus sir, that is why last में उस साइंटिस्ट को ऑनर करने के लिए मैंने लिन लिख दिया है, जिसको कि आप एब्रिवेटेड फॉर्म में लिखेंगे। पूरा नाम नहीं लिखा जाता, सिर्फ और सिर्फ एब्रिवेशन उसका लिखा जाता है। जैसे कमिंग बैक टू दैट न्यूटन बाबा, तो न्यूटन बाबा सेपरेटली अंडरलाइंड, यहां तक क्लियर है। अब ये नाम जो है, मान लीजिए उनकी मम्मी ने दिया है, उनकी मम्मी का नाम बीना है फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने एब्रिवेशन की फॉर्म में यहाँ पे YAD लिख दिया, YAD। यस, तो YAD ने नेम दिया है न्यूटन बाबा। एम आई क्लियर टू ऑल माई किड्स आउट देयर? तो मैंजीफेरा इंडिका मैंगो का साइंटिफिक नेम है मेरे बच्चों, लिन कार्लस लिनायस साहब है। इसके अलावा आप समझो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी भी फॉलो होता है। व्हाट इज दैट? इफ फर्स्ट नेम गिवन टू द ऑर्गेनिज्म इज वैलिड in terms of rules, that will be considered at the first preference. Any other valid name given after that will considered as synonym. मान लीजिए मैंने एक रिमोट की डिस्कवरी करी, ठीक है, मैंने इसका साइंटिफिक नेम दे दिया, अकॉर्डिंग टू ऑल द रूल्स ही मैंने नेम दिया, मैंने इसका जीनस, इसका स्पीसीज, एवरीथिंग आई हैव डिफाइंड। अब सेम रिमोट की डिस्कवरी फॉर एग्जांपल आदर्श सर ने भी कर दी, फिजिक्स वाले सर ने, ठीक है। अब आदर्श सर में मुझ में तो लड़ाई हो गई कि भाई उन्होंने कहा कि मैं तो इसका नाम पेन रखूंगा, मैंने कहा मैं इसका नाम रिमोट रखूंगी, दोनों में लड़ाई हो गई। तो उस केस में सामने आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। व्हाट इज दैट? जिसने पहले नाम दिया, मान लीजिए मैंने 4 तारीख को नाम दिया, सर ने 5 तारीख को नाम दिया, तो पहले जिसने नाम दिया वैलिड भी है तो उसी को हम रखेंगे। दूसरा जो नाम आया है डेट के बाद में, उसको आप सिनोनिम घोषित कर देंगे। तो आदर्श सर ने भी सेम रिमोट की डिस्कवरी करी, बट उनका सिनोनिम हो गया क्योंकि मैंने पहले इसका नाम दे दिया, और मेरा जो नाम है वो परफेक्टली फाइन है विद रिस्पेक्ट टू ऑल द स्टैंडर्ड्स दैट वी हैव मेंटेन्ड। Am I clear? This is called as principle of priority. इसको आप principle of priority कह देते हैं। No names are recognized prior to those used by Linnaeus in 1758. 1758 से पहले जितने भी नाम थे उसको हमने नहीं पहचाना, उसके बाद हमने प्रॉपर क्लासिफिकेशन के हिसाब से जो जो नेम्स देखे वही हमने आगे फॉरवर्ड कर दिए। Am I clear to all my kids out there? Am I clear? यस अगर क्लैरिटी है तो बच्चे मैं बता रही हूँ कि इस टॉपिक पे आपका क्वेश्चन जरूर आता है, तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करके मुझे दिखाइए। यस इस टॉपिक पे जरूर सवाल आपका आ जाता है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसको जरा आप सॉल्व करके दिखाइए। ममता ने आंसर बिल्कुल करेक्ट कर दिया है, वेरी गुड। बाकी बच्चे एवरीवन, बाकी स्टूडेंट्स, न्यूटन ने भी करेक्ट किया। यस मैम, क्लियर मैम, यस मैम, क्लियर मैम। भाई क्वेश्चन आपसे कह रहा था, सबने आंसर बिल्कुल करेक्ट कर दिया है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, समझा देती हूँ। सेलेक्ट करेक्टली रिटर्न साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कार्लस लिनायस। मैंगो सर, अच्छा फर्स्ट वाले में क्या प्रॉब्लम नजर आ रही है? मैंजीफेरा इंडिका कार्लस, ये प्रॉब्लम है? यस और नो? वीवी कुमारी परफेक्ट आंसर, ये प्रॉब्लम है? यस और नो? यस मैम, साइंटिस्ट का नाम लास्ट में एब्रिवेटेड फॉर्म में लिखना है, राइट? ये कार्लस का यहाँ पे कोई कुछ जिक्र नहीं होना चाहिए। नंबर 3 मैंजीफेरा इंडिका, इसको क्या मैंने इटैलिक्स में लिखा? आंसर इज नो, इनकरेक्ट हो गया। यस मैम। नंबर डी पे आ जाओ,
जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल है, ठीक बात है। स्पीसीज का फर्स्ट लेटर भी कैपिटल है, इट शुड बी INDICA। ये भी इनकरेक्ट हो गया। करेक्ट आंसर माय डियर किड्स इज ऑप्शन नंबर बी, मेंजिफेरा मेरा जीनस है, फर्स्ट लेटर मैंने कैपिटल रखा। इंडिका मेरा स्पीसीज है, पहला लेटर मैंने स्मॉल रखा। लिन इज कार्लेस लिनायस, जो कि एब्रिवेटेड फॉर्म में आ गया है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट बात है बच्चे पार्टी। चलिए सुपर्ब, चलते हैं आगे। वी हैव वन मोर क्वेश्चन। मैं चाहती हूँ आप अच्छे से समझ के जाए इस टॉपिक को, इसीलिए मैं बीच बीच में क्वेश्चंस को भी एम्बेड करके रखती हूँ, ताकि आप पढ़ते पढ़ते टॉपिक पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आए कि हाँ ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो हमको एक्टिवली अपने ब्रेन को यूज करना है। नेक्स्ट वन, कम ऑन एवरीवन, नेक्स्ट वन, do use your brain. What do A, B, C represents in the given scientific name respectively? Scientific name आपको दिया हुआ है Mangifera indica lin। A, B, C क्या रिप्रेजेंट करता है मेरे प्यारे बच्चों? अच्छा, डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर एवरीवन, जल्दीबाजी मत करना, गलत कर दोगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन को पढ़ना अच्छे से। इस क्वेश्चन से मैं कुछ समझाना भी चाहती हूँ आप बच्चों को। ममता ने आंसर कर दिया, न्यूटन ने आंसर कर दिया, विवेक कुमारी ने आंसर कर दिया, तीनों ने गलत आंसर कर दिया, तीनों ने गलत आंसर कर दिया। मैम ऐसा कैसे, गलत आंसर कैसे हो गया? सुन लो ध्यान से, मैं हमेशा बोलती हूँ एग्जाम के अंदर जो आपका क्वेश्चन है मेरे बच्चे और जो आंसर है मेरे लाल, उसको आपने कितनी बार पढ़ना है? बोलो मैम 2 बार पढ़ना पड़ेगा। जो पहले से दिमाग में इंफॉर्मेशन सेट है उसको नहीं यूज करना। दिमाग को शट डाउन करके क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, आंसर को 2 बार पढ़िए, तब जाके आंसर करिए। ममता आई ये बात मेरी समझ में? आपको आई ये बात समझ में? यस, जो पहले से ही इंफॉर्मेशन चल रही है उसको शट डाउन करो, फ्रेश क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, आंसर को 2 बार पढ़ो। ओ अच्छा न्यूटन, देखो भाई, मेंजिफेरा इंडिका लिन, ए लिखा है लिन के नीचे। लिन क्या है? बोलो मैम ऑथर्स नेम है, तो ए इज ऑथर्स नेम। इंडिका के पीछे लिखा है बी, इंडिका क्या है? बोलो मैम स्पेसिफिक एपिथेट, बोलो मैम स्पेसिफिक एपिथेट। सी है मैंजिफेरा, व्हाट इज मैंजिफेरा? बोलो मैम जीनस, बोलो मैम जीनस, बता दो जी। सॉरी मैम, बेटा बिल्कुल भी सॉरी की आवश्यकता नहीं है, बट मैं आपको समझाना चाहती हूँ। मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं क्योंकि दिमाग में सेट है मैंजिफेरा, ओहो जीनस, ये ओहो स्पीसीज, ओहो साइंटिस्ट का नेम है, फटाफट से आंसर करना शुरू कर देते हैं। तो मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ, क्वेश्चन एंड आंसर को 2 बार जरूर जरूर पढ़े बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन, बिकॉज ऐसे ही कुछ ट्रिक्स एग्जामिनर भी इस्तेमाल करेगा। इन्हीं ट्रिक्स की वजह से क्या होगा? बोलो मैम नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। नेगेटिव मार्किंग से आता हुआ क्वेश्चन गलत भी करोगे और साथ में -5 भी अपने स्कोर में लेकर के आ जाओगे, साथ में -5 भी अपने स्कोर में लेके आ जाओगे। तो समझ में आया इस क्वेश्चन में क्या गलती कर रहे हो आप लोग? 2 बार नहीं पढ़ रहे हो, यही गलती कर रहे हो। बाकी आता सबको है क्वेश्चन, आई एम प्रीटी श्योर सबको क्वेश्चन आता है। मैंजिफेरा मेरा जीनस है तो सी विल बी जीनस। इंडिका मेरा स्पेसिफिक एपिथेट है तो बी इज स्पेसिफिक एपिथेट। लिन मेरा साइंटिस्ट का नाम है, ऑथर का नाम है, तो ए इज ऑथर्स नेम। तो जो आपने फटाफट से ए आंसर किया, दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर। योर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, है ना? सीक्वेंस, हाँ एग्जामिनर को भी तो यही चाहिए ना, वो स्क्रूटनी करे आप बच्चों में, राइट? चलिए मेरे ख्याल से समझ में आ गया आपको अच्छे से। एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए पूरा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। वन मोर क्वेश्चन एवरीवन ऑन योर स्क्रीन। Which of the following features are not shown by scientific name of various organism? Not साइंटिफिक नेमिंग क्या है मैं समझा चुकी हूं। क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है मैं समझा चुकी हूं आपको अच्छे से। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर आर नॉट शोन बाय साइंटिफिक नेम्स ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स? बता दो। दे कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स, they have Latin origin, they always have lin abbreviation at the end of the second component. Mamta,
परफेक्ट आंसर बेटा, न्यूटन परफेक्ट आंसर, वेरी गुड वेरी गुड। तो इसका मतलब समझ गए हैं बच्चे, दे कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट, करेक्ट बात है, बिकॉज इट इज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। वीवी कुमारी परफेक्ट आंसर, दे हैव लैटिन ऑरिजिन, करेक्ट बात है। दे ऑलवेज हैव लिन, सारे के सारे नाम कार्लस लिनायस सर ने थोड़ी ना रख दिए, तो दे कैन नॉट ऑलवेज हैव लिन एब्रिविएशन, ठीक है, दे आर ऑलवेज प्रिंटेड इन इटैलिक्स, दैट इज ऑल्सो द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 3 इज योर इनकरेक्ट, हेंस करेक्ट आंसर, ठीक है, आ गया समझ? एनी डाउट, एनी डाउट, एनी डाउट, एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है तो एक क्वेश्चन टेक्सोनॉमी का भी करके दिखा दो मुझे, एक क्वेश्चन टेक्सोनॉमी का भी कर दो बच्चों, उसके बाद हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ममता, हाँ जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया आर essential and form the basis of modern taxonomic studies? मैंने आपको डिफरेंशिएट करके बताया था क्लासिकल एंड मॉडर्न के अंदर, है ना? क्या ऐसा क्राइटेरिया है एसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ, बेसिस बना रहा है एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म? क्या राहुल, राहुल ने हमारी एंट्री विद द करेक्ट आंसर, न्यूटन बाबा, वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। आंसर इज ऑप्शन नंबर जी, तीनों ही क्राइटेरियाज फिट बैठते हैं आपके मॉडर्न टेक्सोनॉमी पे। मॉडर्न टेक्सोनॉमी पे बिल्कुल करेक्ट बात, वीवी कुमारी, न्यूटन, राहुल, संथन नाम से एक बच्चा है, ममता, वेरी गुड, परफेक्टली करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या है मैंने आपको समझा दिया बच्चे अच्छे से। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के क्या रूल्स होते हैं हम समझ चुके हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में ये भी हम समझ चुके हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, व्हिच इज टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। मैंने आपको समझाया क्लासिफाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप क्लासिफाई करेंगे तो ही तो आपकी जो स्टडीज है वो इजी हो पाएंगी, ये हमने बात कर ली अभी। तो जब आप क्लासिफाई करते हो तो क्लासिफिकेशन का जो स्टेप्स है, दिस इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस, ऐसा नहीं कि एक ही स्टेप में आप क्लासिफाई कर देंगे, बट इट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ द स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स अ रैंक और ए कैटेगरी। जब आप क्लासिफाई करते हैं तो आपने बहुत सारे स्टेप्स को डेवलप करा, हर एक स्टेप को आपने रैंक या कैटेगरी मान लिया। सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिकल अरेंजमेंट, जो सारी कैटेगरीज जब अरेंज हो गई है उसको मैंने कह दिया बच्चे टेक्सोनॉमिक हायरार्की, उसको मैंने बोल दिया मेरे बच्चे टेक्सोनॉमिक हायरार्की। आया समझ बात में? तो क्लासिफाई करना जरूरी है, हम समझ गए, बट इतने कम समय में एक सिंगल स्टेप में नहीं हो सकता, वी नीड टू पुट एफर्ट्स। तो वी हैव वेरियस हायरार्कीज, जिसको कि आप टेक्सोन कहते हैं। ईच कैटेगरी रेफर्स टू ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन व्हिच इज योर टेक्सोन। मैम क्या होते हैं टेक्सोन, क्या होती है हायरार्की, जरा समझा दो। तो मेरे प्यारे बच्चों आपके समक्ष है हायरार्की ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आई एम हैविंग स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। फाइलम के आगे स्लैश करके डिवीजन भी लिख रही हूं। मैम क्यों लिख रहे हो? अगर प्लांट्स की मैं बात करूं तो प्लांट्स में हम यहाँ पे डिवीजन लिख देते हैं, एनिमल की बात करूं तो एनिमल में हम यहाँ पे फाइलम लिख देते हैं, बात एक ही है, डिफरेंस कुछ नहीं, कैटेगरी वही है, हायरार्की वही है। तो हायरार्की ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम स्लैश डिवीजन एंड किंगडम। ईच लेवल इज कॉल्ड एज टेक्सोन। तो मैम क्या स्पीसीज एक टेक्सोन है? यस। मैम क्या फाइलम एक टेक्सोन है? आंसर इज यस। मैम ऑर्डर एक टेक्सोन है? जी हाँ बिल्कुल। तो एवरी कैटेगरी, जो हर एक रैंक आपको दिख रही है, एवरीथिंग माय डियर बच्चास इज कॉल्ड एज टेक्सोन, उसको आप टेक्सोन कह देते हैं, ठीक है जी। अच्छा अब इसका निमोनिक्स बताऊं क्या? इसका मनु एक्सक्यूज मी, इसका निमोनिक्स बताऊं क्या? सब बच्चों को पता होगा, कीप pots clean, otherwise family get sick। कीप पॉट्स क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक, ये बहुत ही कॉमन सा निमोनिक्स है जो सब बच्चों को मुझे लगता है याद होगा, पता होगा। तो बच्चे कीप से यहां से के ले लिया, के स्टैंड्स फॉर किंगडम, पोर्ट से यहां से पी ले लिया, पी स्टैंड्स फॉर फाइलम,
क्लीन से यहाँ C ले लिया, C स्टैंड्स फॉर क्लास, अदरवाइज से यहाँ पे O ले लिया विच स्टैंड्स फॉर ऑर्डर, फैमिली से F लिया एंड इट इज फैमिली ओनली, गेट से G लिया एंड इट इज जीनस, एंड सिक से S लिया विच इज योर species, which is your species. So my dear kids, the hierarchy, संतन, मैम यू आर फ्रॉम विच स्टेट, संतन क्या फर्क पड़ जाएगा बेटा उससे, हाँ मेरे स्टेट से क्या फर्क पड़ जाएगा, अगर मैं कहूँ कि मैं किसी अलग स्टेट से हूँ जिससे आप नहीं हो तो क्या आप मुझसे पढ़ना छोड़ देंगे संतन? आई एम जस्ट किडिंग, आई एम जस्ट किडिंग, क्या फर्क पड़ता है, हम भारत से हैं, हम सभी भारत से, आप भी, मैं भी, न्यूटन भी, मनु भी, वीवी कुमारी भी, ठीक है, चलो सुपर। तो भाई हायरार्की की अगर मैं बात करूं बच्चे, तो वी हैव किंगडम, वी हैव फाइलम, वी हैव क्लास, वी हैव ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। क्यों ना वन बाय वन इनके बारे में पढ़ें। वन बाय वन पढ़ने से पहले कुछ ऐसे तथ्य मैं आप बच्चों को बताना चाहती हूँ, कुछ ऐसे फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आज का होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी मदद भी करेंगे। तो बच्चे ये जो सारी हायरार्की है, एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू द किंगडम, अगर हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं मेरे बच्चों, तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स विल डिक्रीज। एक ही स्पीसीज से बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कॉमन कैरेक्टर हैं वो ज्यादा होंगे, एक किंगडम से बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो कम होंगे, वो कम होंगे। यस न्यूटन, हाँ जी, KPCOFGS, बिल्कुल परफेक्टली राइट, ठीक है जी, वो कम होंगे, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लाइन, lower the taxa, more are the characteristics that members within the taxon share। ये लोअर टैक्सा है स्पीसीज का, ज्यादा कैरेक्टर्स को शेयर करेंगे आपस में। मैं एक स्पीसीज की बात करूं, अस ह्यूमन बींग्स, वी आर वन स्पीसीज, हमारे जो कैरेक्टर्स है वो आपस में ज्यादा मिल रहे हैं, ज्यादा मिल रहे हैं। अब देखो श्रेया के भी 2 हाथ है 2 पैर है, मैम के भी 2 हाथ है 2 पैर है ना, हमारे कैरेक्टर्स ज्यादा मिल रहे हैं। तो लोअर द टैक्सा, मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर्स विदिन द टैक्सोन शेयर, विदिन द टैक्सोन उस कैरेक्टर को ज्यादा शेयर करेंगे, ज्यादा सिमिलैरिटीज होंगी उसके अंदर। हायर द कैटेगरी, जितना कैटेगरी हायर होगा, ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ फाइंडिंग आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द अदर टैक्सा एट द सेम लेवल। जितना हायर कैटेगरी होगा उतना ही डिफिकल्टी भी होगा फाइंड आउट करने में। अभी एक एग्जांपल भी मैं आपको समझाऊंगी, आपको समझ आ जाएगा। जैसे मैं बात करूं प्लांटी की, प्लांट आपका किंगडम है, मैंने बात कर दी यहां पे ब्रिंजल की, धतूरा की। ब्रिंजल एंड धतूरा में कुछ कैरेक्टर्स कॉमन दिखेंगे आपको जीनस के लेवल पे, बट अगर आप प्लांटी के लेवल पे देखो तो उतने कॉमन कैरेक्टर्स आपको नहीं दिखेंगे, नहीं दिखेंगे, ठीक है। हेंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन विल बी मोर कॉम्प्लेक्स एज वी गो हायर टू द टैक्सोन। चलिए जी, वन बाय वन हम समझ लेते हैं स्पीसीज के बारे में। सबसे पहले इज योर स्पीसीज। Taxonomic studies consider a group of individuals, organisms which with fundamental similarities as a species. Fundamental similarities होती है natural population of individuals के अंदर और एक group of individual में which resembles one another in all the essential morphological and reproductive characters so that they are able to interbreed, आपस में interbreed कर पा रहे हैं freely and produce fertile offsprings। आपस में इंटरब्रीड करके आपस में इंटरब्रीड कर फर्टाइल प्रोजेनिस को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। संतान बेटा, बाकी लोगों को आप डिस्टर्ब ना करें, ये बच्चे तैयारी कर रहे हैं नीट एग्जाम की, ठीक है, ठीक है, हाँ जी, मोर सिमिलैरिटी, डन डन। चलिए सुपर्ब। तो स्पीसीज क्या है बच्चे? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो फ्रीली रह पा रहे हैं, जो फ्रीली इंटरब्रीड कर पा रहे हैं, फर्टाइल प्रोजेनिस को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, दैट वुड बी योर स्पीसीज, वो आपकी स्पीसीज हो जाएगी। एग्जांपल की अगर हम बात करें, मैंजीफेरा इंडिका जो कि आपका मैंगो है, जो कि आपका
मैंगो है, ठीक है। देन वी हैव सोलेनम ट्यूबरोसम जो आपका पोटैटो है, एंड वी हैव पैंथेरा लियो जो कि आपका लायन है। ये तीनों की तीनों आपके तीन अलग स्पीसीज आप देख पा रहे हो बच्चों, तीन अलग स्पीसीज आप देख पा रहे हो। Yes everyone, Mangifera indica, Solanum tuberosum and Panthera leo, ये तीन ऑर्गेनिज्म आप देख पा रहे हो। Yes everyone, so they belong to three different species, right? Moving on to the next one, which is genus. Genus comprises a group of related species, एक जैसे स्पीसीज। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, टोमेटो एंड ब्रिंजल, तीनों स्पीसीज बिलोंग करती है सेम जीनस से, विच इज योर सोलेनम। सोलेनम, तो सोलेनम एक सेम जीनस है, एक सेम जीनस से आपकी तीन अलग अलग स्पीसीज बिलोंग कर रही हैं, पोटैटो, टोमेटो एंड ब्रिंजल। That would be your genus, comprising the group of related species which has more characters in common in comparison to the species of the other genera. That would be your species. What is family? KPCOFGS था आपका, ठीक है, F पे आगे। Family has a group of related genera with still less number of similarities as compared to genus and species। हमने बात करी, lower the taxa ज्यादा similarities है, higher the taxa कम similarities है। lower the taxa studies easy है, higher the taxa studies काफी complex आपकी हो जाती है। नंदनी हेलो बेटा, हेलो। yes, so family has a group of related genera with still less number of similarities as compared to the genus and species among plant। for example, the different genus Solanum, टूनिया एंड धतूरा, ये तीनों जीनस प्लेस किए जाते हैं एक फैमिली में, विच इज सोलेनेसी। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ सोलेनेसी, विच इज अ फैमिली। इस फैमिली में आपके तीनों जीनस आ गए मेरे बच्चे, बी इट सोलेनम, बी इट टूनिया, बी इट धतूरा। ठीक बात है जी, तीनों को आपने सेम फैमिली में रख दिया। चलते हैं आगे। ऑर्डर, ऑर्डर बीइंग ए हायर कैटेगरी इज द असेंबलीज ऑफ फैमिलीज व्हिच एग्जिबिट ए फ्यू सिमिलर कैरेक्टर। नीचे वाले का ग्रुप विल बी द अपर वन, ठीक है। प्लांट फैमिलीज लाइक कॉन्वोवुलेसी, सोलेनेसी, दे आर इंक्लूडेड इन द सेम ऑर्डर व्हिच इज पॉलीमोनियल्स। पॉलीमोनियल्स, तो मेरे बच्चे पॉलीमोनियल्स या लिख देती हूं मैं, is having your Solanaceae family। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम के ऊपर। एंड वी ऑल्सो हैव Convolvulaceae family। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट पे, which is class. This category includes related orders, division or phylum. This includes related class. In case of plant, class with a few similar characters are assigned to a higher category called as division. In case of animal, that will be your phylum. Huh? In case of plant, it is division. In case of animal, it is your phylum. Now we are having the highest वाला category which is kingdom। hierarchy में सबसे ऊपर है आपका kingdom। All the animals belonging to the various phyla are assigned to the highest category, जिसको आपने कहा kingdom। बच्चे अभी हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, समझ में आए किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं हमारे, ठीक है। The kingdom Plantae on the other hand is distinct and comprise all the plants from various divisions। तो बच्चे इस ये ग्राफ मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, इसको देख लो आप। अगर मैं बात करूं स्पीसीज के लेवल की, तो सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम मेलोंजिना, ये आपके तीन प्लांट है, बिलोंग टू द सेम जीनस विच इज सोलेनम, बिलोंग टू द सेम जीनस विच इज सोलेनम। वेटिंग फॉर द क्वेश्चंस, बस गिव मी जस्ट 1 मिनट। धतूरा एंड टूनिया बेस्ड अपॉन वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स, ये बिलोंग करते हैं सोलेनेसी फैमिली से, सोलेनेसी से। इसके अलावा वी हैव कॉन्वोवुलेसी फैमिली ऑल्सो। दोनों आ जाती है आपकी पॉलिनोमियल्स के अंदर। पॉलिनोमियल्स आपका डाइकोट से बिलोंग करता है, ठीक है। यहां से भी समझाती हूं। मैंजीफेरा इंडिका आपका एक अलग प्लांट है जो मैंगो है, मैंजीफेरा इसका जीनस है, एनाकार्डियेसी इसकी फैमिली है, सेपेंडियल्स इसका ऑर्डर है। ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया फ्रॉम द एनसीईआरटी, ठीक है बच्चे। तो आपके पॉलीमोनियल्स एंड सेपेंडियल्स दोनों डाइकोट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, दोनों आपके डाइकोट क्लास से बिलोंग करते हैं। इधर भी आ जाओ,
मैं थोड़ा इस साइड हो रही हूँ बच्चों, आपको मैं नहीं दिखूंगी, सिर्फ आपको बोर्ड दिख रहा होगा। ट्रिटिकम एस्टाइवम, वीट की हम बात कर रहे हैं। ट्रिटिकम आपका जीनस है, पोएसेल आपका फैमिली हो गया, पोएल्स आपका ऑर्डर हो गया, पोएसी है ये बच्चा, पोएसी, पोएल्स आपका ऑर्डर हो, आपकी क्लास होगी। अब डायकोट एंड मोनोकोट दोनों आते हैं आपकी एंजियोस्पर्म्स के अंदर, एंड एंजियोस्पर्म्स है आपका प्लांट, एंजियोस्पर्म्स है आपका प्लांट। आया समझ कैसे रिलेटेड है? वेटिंग फॉर द क्वेश्चंस। आया समझ कैसे रिलेटेड है? यस एवरीवन। तो KPCOFGS स्पीसीज के लेवल पे जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, ज्यादा उनके अंदर कॉमन कैरेक्टर है देन द किंगडम का लेवल। ऑलराइट बच्चा पार्टी, क्वेश्चंस का वेट करने वाले मेरे बच्चों, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, डू सॉल्व दिस क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स A and B. Kingdom, phylum, what is A? Order, what is B? Keep pots clean. Haha. Otherwise, family get sick. हालांकि मुझे लगता है KPCOFGS सबको याद हो जाता है, बट हाँ फिर भी चलो अगर आपको आए समझ में तो हम ऐसा निमोनिक्स भी आपको बता देते हैं, है ना। सबका आंसर आ चुका है, परफेक्ट। ममता ने सबसे पहले आंसर दिया, देन वी हैव संतन, देन वी हैव न्यूटन। बाबा वेरी गुड मेरे बच्चे। A इज योर क्लास, B इज योर फैमिली। KPCOFGS से आप इजिली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। +4 कर लो मेरे सारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट वन ऑन योर स्क्रीन। करेक्ट जवाब दिया सारे बच्चों ने। नेक्स्ट वन, डाइकोट लाइक मैंगो, ब्रिंजल एंड मोनोकोट लाइक व्हीट आर प्लेस्ड अंडर ए कॉमन टेक्सोनॉमिक कैटेगरी नोन एज। ये मैंने जो पढ़ाया, मैं देख रही हूं कितना आपको याद हुआ। लेकिन आप इसको वैसे भी कर सकते हो, डाइकोट एंड मोनोकोट किसके अंदर रखे जाते हैं? डाइकोट एंड मोनोकोट। न्यूटन का आंसर आ गया, संतन का भी आंसर आ गया। यस बच्चे पार्टी। Dicots like mango, brinjal and monocot like wheat are placed under a common taxonomic category known as, very good everyone, it is division your angiosperms। अभी मैंने बताया। अच्छा मैं फिर से दिखा देती हूँ तुम बच्चों को, जिसको डाउट है वो इस टेबल को रेफर कर लेना बच्चे, इस टेबल को। ये तुम्हारा wheat हो गया, ट्रिटिकम एस्टाइवम, ये तुम्हारा मैंगो हो गया, मैंजीफेरा इंडिका। ये दोनों कहां पे जाके मिल रहे हैं? एंजियोस्पर्म के लेवल पे मिल रहे हैं, विच इज योर डिवीजन, जो कि आपका डिवीजन हो जाता है। आ गया बात समझ में? चलो ये क्वेश्चन डन कर चुके हैं हम, ये क्वेश्चन भी हम समझ चुके हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर C। चलते हैं जी आगे। नेक्स्ट वन इज योर होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क क्वेश्चन बच्चा पार्टी, इसका आंसर आपको मुझे अभी नहीं देना है, आप कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर मुझे देंगे। जिसने बेस्ट आंसर दिया उसका नाम मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर अनाउंस करूंगी। तो आपको ये होमवर्क क्वेश्चन जरूर करना है। हर क्लास में लास्ट में आपको होमवर्क क्वेश्चन मिलता है, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मुझे देना है। ऑलराइट एवरीवन, मैं क्लोजली देखूंगी कमेंट सेक्शन को, कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आई विल क्लोजली मॉनिटर दैट, और उसका नाम भी अनाउंस किया जाएगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आज की कक्षा में मेरे बच्चों इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कल। मजा आ रहा होगा सारे बच्चों को, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है तो सेशन को लाइक करा करो बच्चों। बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ अपने ग्रुप्स में भी शेयर करा करो, ताकि बाकी बच्चे भी इतने बेहतरीन सेशंस का लुत्फ उठा सके। ऑलराइट बच्चे पार्टी, कल वापस से मिलेंगे। 12th 11th दोनों के लिए सीरीज आपकी चल रही है। आप 12th की क्लासेस भी लगा सकते हो, आप 11th की क्लासेस भी लगा चुके हो, लगा सकते हो। विल सी यू टुमारो लाइव एवरीवन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, त्रस्त मत हो, परेशान मत रहो, खुश रहो। God bless you all. Gavisa brothers, welcome to the session. God bless you all and love you all. Bye बच्चे पार्टी।